हेलो व्यूअर शिक्षक साथियों, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल। और अपने डीएस मिश्रा ऑफिशियल चैनल पर आपका एक बार पुनः एक नए वीडियो के साथ हार्दिक स्वागत है। आज का जो वीडियो होगा वह होगा बिहार जाति आधारित गणना 2022, जो 2023 में सेकेंड फेज की गणना चल रही है, उसके संबंध में आज का यह जो है आपके लिए होगा वीडियो। और इसके पूर्व में भी कई बिहार जातिगत जनगणना से संबंधित आपके सहायतार्थ वीडियो आ चुके हैं अपने डीएस मिश्रा ऑफिशियल चैनल पर। जैसे बीजागा ऐप में लॉगिन कैसे करें, अगर उसका यूजर आईडी जो है कैसे एक्टिव करें, यदि उसका कोड भूल गए हैं, पासवर्ड भूल गए हैं तो कैसे फिर से बनाएं, या फिर लाइव डेमो इसका जो आया था कि बीजागा ऐप पर जो है कैसे डाटा को एंट्री करना है, उसका स्टेप बाय स्टेप लाइव मैंने बना करके आपके सहायतार्थ वीडियो लाया था। या फिर 17 प्रश्न कैसे पूछने हैं, उसके विकल्प एवं उसके कोड का चयन कैसे करना है, उसका एक मास्टर वीडियो आया था। उसके अलावा जो है और इसमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या क्या सावधानी करनी है, इस तरह से कई वीडियो जो है जातिगत जनगणना के द्वितीय फेज के सहायतार्थ आपके लिए आ चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक उन सभी वीडियो को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी जाकर या इस आप अपने डीएस मिश्रा ऑफिशियल चैनल के वीडियो लिस्ट में जाकर या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उससे जाकर आप देख करके सहायता ले सकते हैं। सभी वीडियो जो बिहार के जाति आधारित जनगणना के सहायतार्थ आपके लिए आ रहे हैं, उसमें जो है बिहार भर से शिक्षक साथी सहायता ले रहे हैं और प्रश्न पूछ रहे हैं। जितने प्रश्न पूछे जाते हैं उसका जो है उसी समय मैं आंसर देने का कोशिश करता हूं ताकि आपको सहायता मिल सके। तो अभी तक अपने इस डीएस मिश्रा ऑफिशियल चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके जुड़ जाएं, ताकि द्वितीय चरण जातिगत जनगणना से संबंधित जो भी आपके मन में दुविधा हो, प्रश्न हो, बेहिचक अपने इस यूट्यूब चैनल पर पूछ सकते हैं। उसका सही एवं सटीक जवाब आपको मिलेगा, जिससे आपको काफ़ी सहायता मिलेगी। आइए वीडियो में बिना देरी किए हुए देखते हैं कि आज का वीडियो किस संबंध में है, किस संदर्भ में है। तो जैसा कि आपको यह जो है फॉर्मेट मिल चुका होगा और दो काम करना है कि इस मिले हुए फॉर्मेट को भरना है, जिसमें 17 सवाल जो है लोगों से पूछ करके और उसको भरना है। और दूसरा, इस फॉर्मेट के मिले आंकड़े को, डेटा को जो है बीजागा ऐप पर अपलोड करना है। कैसे अपलोड करना है, क्या क्या सावधानी बरतनी है, सभी से संबंधित वीडियो पूर्व में भी आ चुके हैं और आपके द्वारा जो भी प्रश्न किए जा रहे हैं उसका आंसर भी दिया जा रहा है, और आगे भी आपके सहायतार्थ और वीडियो आते रहेंगे। तो आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इस फॉर्मेट के कार्य को संपादित करने में प्रथम फेज में भी जैसे हमने कार्यों को संपादित किया था, उस समय भी आपके सहायतार्थ मैंने बहुत सारे वीडियो लाए थे जिससे आप लोगों को सहायता मिली थी। इस फेज में भी इस फॉर्मेट को भरने में इसको 4 भागों में कैसे बांट करके कार्य को सफलतापूर्वक आसानी से दिए गए समय में पूर्ण कर सकते हैं, उसके संबंध में आज का वीडियो होगा। तो जैसे यहाँ पर 17 सवाल पूछ करके भरने हैं और उसका यहाँ पर विकल्प एवं कोड दिया गया है। ऊपर जो है लोकेशन से संबंधित विभिन्न जो है प्रश्नों का इसमें आंसर देना है और भरना है कोड, और नीचे जो है हस्ताक्षर इत्यादि करना है। तो इसी फॉर्मेट को भरने के संबंध में कि इसको 4 भाग में कैसे बांटकर कार्य को संपादित करेंगे और इस फॉर्मेट को कैसे भरना है, इसका भी वीडियो पूर्व में आ चुका है और आगे भी लाइव फॉर्मेट को भर के भी वीडियो मैं लाने वाला हूँ, इसलिए चैनल से ज़रूर जुड़ जाएंगे। तो आज का जो यह वीडियो है यह है कि द्वितीय चरण के गणना का जो हमको फॉर्मेट मिला है उसका परिचय एवं उसके दिशा निर्देश के संबंध में आज का वीडियो होगा। तो जैसा कि गणना के द्वितीय चरण में गणना का जो फॉर्मेट है, मोबाइल ऐप से वास्तविक गणना का कार्य हमको करना है, जिसके लिए हमको फॉर्मेट मिल चुका है। और इस गणना फॉर्मेट को 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है लोकेशन विवरणी को हमको भरना है। दूसरा है कि आंकड़ा का संकलन करना है। तीसरा जो है विकल्प एवं हस्ताक्षर, और चौथा जो है स्वघोषणा एवं हस्ताक्षर। यहाँ विकल्प एवं हस्ताक्षर नहीं होगा, विकल्प एवं कोड होना चाहिए। यह जो पुस्तिका मिली है इसमें मिसप्रिंट है, विकल्प एवं कोड। यानी 4 भागों में बांटकर इस फॉर्मेट के कार्य को हम आसानी से पूर्ण कर सकते हैं। पहला लोकेशन विवरणी, दूसरा आंकड़ा संकलन, तीसरा विकल्प एवं कोड और चौथा स्वघोषणा एवं हस्ताक्षर। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि फर्स्ट फेज का जो हमको काम मिला था वह 7 जनवरी से 21 जनवरी तक हमने पूर्ण किया था, और द्वितीय चरण का काम जो है 15 अप्रैल से 15 मई तक हमको करना है।
तो प्रथम चरण में जो हमने किया था वह किया था कि नियमित आवासीय परिवारों के लिए भवन संख्या, मकान संख्या, परिवार का जो है क्रमांक, परिवार के मुखिया का नाम, परिवार की संख्या और परिवार में कुल जो है सदस्यों की संख्या जो थी उसको हमने नोट आउट किया था और मकान भवन का सूचीकरण एवं नंबरीकरण का कार्य किया था। बेघर परिवारों के लिए स्थान, परिवार के मुखिया का नाम एवं परिवार में सदस्यों की कुल संख्या, यानी इतने काम को हमने प्रथम फेज में पूर्ण किया था। जो दूसरे चरण का काम हमको है उसमें जो 2 काम है, एक है कि मैनुअली आपको फील्ड में जा कर के फॉर्मेट भरना है जिसमें 17 प्रश्न पूछने हैं और एक आधार स्वेच्छा से है, उसको जोड़ लें तो 18 और उसके ऊपर लोकेशन विवरणी है। तो जो 17 प्रश्न है उसके ऊपर के जो खंड को भरना है उसके संबंध में हम लोग जान लेते हैं कि जो लोकेशन विवरणी भरनी है तो उपरोक्त आंकड़े जो है फॉर्मेट के लोकेशन विवरणी भाग में अंकित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त फॉर्मेट में क्रमांक मुद्रित किया गया है, उसी क्रमांक के अनुरूप बार कोड भी प्रिंटेड किया गया है। प्रत्येक परिवार के लिए एक क्रमांक का ही फॉर्मेट उपयोग में लाया जाएगा। यदि परिवार में सदस्यों की संख्या 15 या उससे अधिक है तो सामान्य अनुदेश में निर्गत दिशा निर्देश के अनुसार कार्रवाई की जाएगी और लोकेशन विवरणी भाग में राज्य का नाम भरा जाना है और इसमें बाय डिफ़ॉल्ट बिहार अंकित रहेगा और बिहार में अन्य राज्यों के लोगों की विवरणी प्राप्त करने में उनके राज्य का नाम लिखा जाएगा। ऐसा संभव है कि जो हमको 214 जाति का कोड का डायरेक्टरी दिया गया है और अन्य के लिए 15 दिया गया है, तो वैसे लोग अगर मिल जाते हैं जो इस राज्य के नहीं हैं, किसी और राज्य से आकर के यहाँ बसे हुए हैं और उनकी जाति इसमें नहीं है, तो उनके लिए उनके राज्य का नाम लिखना है। जैसे इसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। यह जो फॉर्मेट है इसको ही बता रहा है कि यहाँ पर जो है आपको राज्य का नाम लिखना है। एक चीज़ ध्यान रखना है कि फॉर्मेट को देवनागरी लिपि में हिंदी में लिखना है। फॉर्मेट को जो लिखना है वह लिखना है हिंदी में और जो बिजागा ऐप पर अपलोड करना है उसमें लिखना है अंग्रेजी में। यानी फॉर्मेट में आपको हिंदी का प्रयोग करना है और ऐप में अंग्रेजी का प्रयोग करना है। तो वहीं कह रहा है कि बाय डिफ़ॉल्ट इसमें जो है बिहार आपका होगा और यहाँ जो है इसके फॉर्मेट का सीरियल नंबर होगा और इसी सीरियल नंबर का यह बार कोड होगा। यानी इसको भी आप स्कैन करते हैं बिजागा ऐप पर तो आपका यह फॉर्मेट नंबर स्वतः वहाँ पर अपलोड हो जाएगा। आगे बता रहा है कि लोकेशन विवरणी में ही कि इस भाग में जिला, चार्ज यानी ब्लॉक, पंचायत, वार्ड, गन्ना ब्लॉक, उप गन्ना ब्लॉक का कोड अंकित किया जाना है। यह कोड डायरेक्टरी में जिले से प्राप्त संपुष्टि के आधार पर अंकित किया गया है जिसका उपयोग गन्ना कोड भरने में किया जाएगा। आपको चार्ज का कोड, जिला का कोड, पंचायत, वार्ड, गन्ना ब्लॉक का कोड आपको ब्लॉक स्तर से मिल गया होगा या आपकी जो नियुक्ति पत्र मिली थी, गन्ना कार्य का आपका जो नियुक्ति पत्र मिला था उसमें भी इसको अंकित किया गया था। आपका राज्य का कोड, जिला का कोड, ब्लॉक का कोड, पंचायत का कोड, गन्ना ब्लॉक का कोड सब उसमें था, उसी को अंकित करना है। और इस आंकड़ों को जो है मोबाइल ऐप से भी देखकर भरा जा सकता है। यानी मोबाइल में आपने जो पहले फेज में आपने काम किया था तो उस पहले फेज में आपने लोकेशन विवरणी भरा हुआ था, परिवार के मुखिया का नाम, भवन संख्या, मकान संख्या या जिला का कोड, पंचायत का कोड, ब्लॉक का कोड, गन्ना ब्लॉक का कोड सब आपके मोबाइल में है। तो आप मोबाइल से भी भर सकते हैं या आपको नियुक्ति पत्र मिला है उससे भी भर सकते हैं या आपको ब्लॉक द्वारा जो मिला हुआ है उससे भी भर सकते हैं। यह बता रहा है इसके बारे में कि यहाँ लोकेशन विवरणी में जो राज्य भर लिए उसके बाद जिला का कोड भरना है, चार्ज का कोड यानी ब्लॉक का कोड, पंचायत का कोड, वार्ड नंबर, किस वार्ड की आप गणना कर रहे हैं उस गन्ना ब्लॉक नंबर क्या दिया गया है, यदि उप गन्ना ब्लॉक है अधिक संख्या होने पर जो बनाया गया था तो भरेंगे, भवन संख्या भर लेंगे, मकान संख्या, परिवार का क्रम संख्या, परिवार में कुल सदस्यों की संख्या। तो यह भवन संख्या, मकान संख्या, परिवार का क्रम संख्या और परिवार में कुल सदस्यों की संख्या आपके मोबाइल पर उपलब्ध है। आपने जितने परिवार की एंट्री की है टोटल आपने देखा भी होगा कि बिजागा ऐप पर यह उपलब्ध है, वहाँ से भी आप भर सकते हैं। गांव मोहल्ला
मोहल्ला का नाम जहां आप गणना कर रहे हैं उसका देना है। यहाँ पे पिन कोड देना है वहाँ का। यदि परिवार के किसी पुरुष सदस्य का जाति का प्रमाण पत्र उपलब्ध है तो उसका भी इसमें क्रमांक भर सकते हैं। राशन कार्ड उपलब्ध होता है, कोई देता है तो उसमें भी भर लेंगे। यह जो है मैंडेटरी नहीं है, अनिवार्य नहीं है, लेकिन आपको मांगना है। यदि देते हैं तो आप भर सकते हैं। यानी जाति का प्रमाण पत्र और राशन कार्ड और आधार कार्ड, ये 3 चीज़ जो है अनिवार्य नहीं किया गया है, स्वेच्छा से है, आपको मांगना है। यदि देते हैं स्वेच्छा से तो भरना है, नहीं देते हैं तो आपको उलझना नहीं है। स्वेच्छा से मांगना है कि आप दीजिएगा तो आपका सही आंकड़ा भर पाएंगे, अन्यथा गलत होने की पूरी संभावना है कि आपका नाम का स्पेलिंग गलत हो जाए, आपके नाम का जो है लिखावट गलत हो जाए, या आपका जन्मदिन आयु गलत हो जाए। इसलिए आप आधार कार्ड दें, ऐसा उनको कहें। यदि वे देते हैं तो आप स्वेच्छा से लेकर के भर सकते हैं। तो लोकेशन विवरणी, यानी जो 4 खंड में इस फॉर्मेट को भर रहे हैं उसमें एक खंड बना दिए भाग लोकेशन विवरणी। दूसरा है आंकड़ा संकलन। तो आंकड़ा संकलन क्या है? तो आंकड़ा संकलन जो है, आंकड़ा संकलन का आशय यह है कि इस फॉर्मेट के भाग में परिवार के प्रत्येक सदस्य का सामाजिक, शैक्षणिक एवं आर्थिक आंकड़े आदि लिया जाना है, जिसे कोड डायरेक्टरी या फॉर्मेट के विकल्प भाग में दिए गए कोड के अनुसार भरा जाना है। और इसमें 17 प्रश्न पूछे जाने हैं। पहला प्रश्न है कि परिवार के सदस्य का पूरा नाम, यानी आपका पूरा नाम क्या है। जब आप फॉर्मेट भर रहे हैं तो हिंदी में भरें, अगर रफ पेज पर भर रहे हैं तो वहीं पर अंग्रेजी में भी एक तरफ रफ में लिख लें, ताकि जब बिजागा ऐप में आप अंग्रेजी में अपलोड करेंगे तो आपको स्पेलिंग का मिस्टेक नहीं हो, क्योंकि बहुत लोगों के लिखने का अपना अपना तरीका होता है। जैसे मान लीजिए किसी को लिखना है, सीता लिखना है तो कोई SITA से लिखता है, कोई SEETA से लिखता है। तो यह आपको जानकारी नहीं हो पाएगी कि वो आदमी कैसे लिखता है। तो यदि रफ में फॉर्मेट भर रहे हैं तो अंग्रेजी में भी नाम उसी समय लिख लें, क्योंकि आप बाद में जब बिजागा ऐप पर अपलोड करेंगे तो किसी प्रकार की गलती की संभावना नहीं रहे। तो पहला सवाल हो गया परिवार के सदस्य का पूरा नाम। दूसरा है कि पिता पति का नाम। तीसरा है कि परिवार के मुखिया से संबंध। उसके बाद आयु वर्षों में। 5वां है कि लिंग। 6ठा वैवाहिक स्थिति। 7वां धर्म। 8वां जाति का नाम एवं कोड। तो जो फॉर्मेट आपको मिला है उसमें बाकी सब का कोड है, लेकिन जाति के नाम एवं कोड का नहीं है। उसके लिए जो आपको बुकलेट मिला है उसमें इसकी कोड डायरेक्टरी दी गई है। और शैक्षणिक योग्यता का भी दिया गया है, क्योंकि 215 कोड है जो फॉर्मेट में नहीं लिखा पाता, और शैक्षणिक योग्यता में 53 कोड है जो फॉर्मेट में उतना नहीं लिखा पाता। इसलिए इन दोनों का कोड अधिक है। तो जाति का नाम एवं कोड एवं शैक्षणिक योग्यता के लिए अलग से आपको डायरेक्टरी मिली हुई है। 10वां कॉलम है कार्यकलाप से संबंधित प्रश्न पूछना है। 11 नंबर आवासीय स्थिति का प्रश्न है। 12 नंबर अस्थायी प्रवासीय स्थिति का प्रश्न है। 13 नंबर कंप्यूटर लैपटॉप का प्रश्न है। 14 मोटरयान से संबंधित है। 15वां कृषि भूमि है और 16वां आवासीय भूमि है। और 17वां प्रश्न जो है सभी स्रोतों से मासिक आय का प्रश्न पूछना है। यानी कुल जो इसमें 17 प्रश्न दिए गए हैं, तो आंकड़ा का संकलन करना है, जिसमें यह 2 जो प्रश्न है परिवार के सदस्य का पूरा नाम और पिता पति का नाम, इसको जो है मैनुअली आपको लिखना है। और जो बाकी यह 15 प्रश्न हैं, इन 15 प्रश्नों का सिर्फ आपको कोड देना है। इसका लिखना नहीं है, इसका सिर्फ कोड देना है। जाति का नाम लिखना है लेकिन कोड देना है। तो 15 यह दिए गए हैं, इन 15 प्रश्नों में आपको कोड का प्रयोग करना है, और नाम और पिता पति के नाम में नहीं करना है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक व्यक्ति का आधार कार्ड भी आपको लेना है स्वेच्छा से। आप उनको बताएं कि आप दीजिएगा तो गलत नहीं होगा, सही से भरा पाएगा, आपका आंकड़ा सही होगा। लेकिन आप दबाव नहीं बना सकते। अगर कोई कहता है कि हम आधार कार्ड नहीं ही देंगे तो उनका छोड़ भी सकते हैं। विकल्प एवं कोड जो दिया गया है उसमें आपको जो 17 प्रश्न है, जैसा कि मैंने ऊपर बताया, उसमें 15 प्रश्नों के विकल्प एवं कोड दिए गए हैं, जिसमें 8वां जो है जाति का नाम एवं कोड है, इसके संबंध में कोड निर्देशिका आपको दिया गया है। और 9वां शैक्षणिक योग्यता के संबंध में भी आपको कोड का अलग से डायरेक्टरी, यानी जाति और शैक्षणिक का अलग है। बाकी जो 15 कोड में से 2 हो गए, तो 13 का कोड जो है वह 13 का कोड आपको यहीं पे दिया हुआ है। यह जो कॉलम है इसमें 13 का कोड ऑलरेडी दिया हुआ है और 2 का अलग दिया हुआ है।
उसके बाद बता रहा है कि प्रगणक एवं पर्यवेक्षक द्वारा परिवार के प्रधान से प्रश्नों के संबंध में जानकारी लेकर यह स्पष्ट रूप से समझ लेना है कि कौन सा विकल्प और कोड उनकी स्थिति के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। यानी प्रश्नों को समझाना है ताकि वह समझ पाएँ और उसका सही जवाब दे पाएँ। किसी भी प्रश्नों के उत्तर के से संबंधित साक्ष्य की मांग नहीं की जानी है। यानी आपको जैसे मान लीजिए शैक्षणिक योग्यता कोई कहे कि इंटर है, चाहे ग्रेजुएशन है या मास्टर डिग्री है, तो आपको यह नहीं करना है कि आप अपना सर्टिफिकेट दिखाइए, वे जो बताते हैं लिख दीजिए। कृषि के बारे में कोई जितना अपना ज़मीन बताता है उतना लिखेंगे, उसके संबंध में कोई साक्ष्य नहीं मांगेंगे। कोई जो है आवासीय भूमि के बारे में बताता है या उम्र बताता है तो उसका जन्म प्रमाण पत्र या उम्र का साक्ष्य नहीं मांगेंगे। यानी किसी भी जानकारी के लिए हमको किसी प्रकार का साक्ष्य नहीं मांगना है। जो परिवार के लोगों के द्वारा, परिवार के मुखिया प्रधान के द्वारा जो बताया जाता है उसको हमको भर लेना है। किसी प्रकार का दबाव बना के या साक्ष्य नहीं मांगना है ताकि आपका काम बाधित नहीं हो। उसके बाद जो है वह है स्वघोषणा एवं हस्ताक्षर। इस भाग में परिवार के प्रधान के लिए घोषणा दिया गया है। सबसे नीचे उसमें लिखा गया है कि मैं घोषणा करती हूँ कि मेरे पूरे परिवार के संबंध में जो उपयुक्त सूचना दी गई है वह मेरी जानकारी और विश्वास में सत्य है। इसमें किसी भी सदस्य की गणना अन्यत्र नहीं कराई गई है। यानी गणना में दोहराव से बचने के लिए कि एक व्यक्ति का गांव में भी हो जाए, शहर में भी हो जाए, कई जगहों पर वो अपना करा लें, इससे बचने के लिए यह जो है स्वघोषणा दिया गया है। एक किस्म से उनके द्वारा जो है यह एक एफिडेविट लिया जा रहा है कि आप कहीं अन्य नहीं करा रहे हैं, एक ही जगह करा रहे हैं और जो आप दे रहे हैं वह सही दे रहे हैं। क्योंकि किसी प्रकार का जब साक्ष्य नहीं मांगना है तो उनसे यह स्वघोषणा लेना है और उनको यह पढ़ के भी बताना है कि ऐसा आप पढ़ करके साइन कर रहे हैं, जानकारी में आपने साइन कर रहे हैं, आप कहीं और एंट्री नहीं करा रहे हैं। अगर कराइएगा तो आप इसके जिम्मेवार स्वयं होंगे ताकि वह कहीं दूसरे जगह फिर से गणना नहीं कराए। इसको पढ़ के सुना करके तब सिग्नेचर लेना है। तो उसके बाद है कि प्रगणक पर्यवेक्षक द्वारा द्वितीय चरण में परिवार का आंकड़ा संकलन करने से पूर्व यह स्वघोषणा पढ़कर परिवार को सुनाई जाएगी ताकि सही आंकड़े प्राप्त हो सके और यह सुनिश्चित हो सके कि किसी भी व्यक्ति का 2 स्थानों पर गणना न हो पाए। अब है बहुत सारे साथियों का प्रश्न है कि परिवार का जो मुखिया होगा वह कौन होगा, प्रधान कौन होगा। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, परिवार से ही पूछेंगे कि आपके परिवार का मुखिया कौन है। आमतौर पर परिवार द्वारा जिसको मान्यता दी जाए, यानी परिवार का प्रधान जो है आमतौर पर घर के दिन प्रतिदिन के मामलों में जो फैसला लेने वाला होता है, जिम्मेवारियों का वहन करने वाला होता है, वहीं परिवार का मुखिया होता है। जरूरी नहीं है कि परिवार का पुरुष ही हो, परिवार की महिला भी हो सकती है। ये भी जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति सबसे वृद्ध हो वहीं परिवार का मुखिया में लिखाएगा। युवा भी कोई हो सकता है, कोई कहता है नहीं परिवार का मुखिया बेटा ही है, यही फैसला लेता है तो उसी का नाम लिख देंगे। या कोई कहे कि नहीं हमारी पत्नी ही है तो पत्नी का ही लिख देंगे। यानी इसमें हमको कोई नियम अलग से नहीं लगाना है। परिवार द्वारा जिसको अपना मुखिया घोषित किया जाता है उसको परिवार के मुखिया का मान्यता देते हुए उसको परिवार का प्रधान घोषित कर देना है। और ये भी नहीं उसमें करना है कि जरूरी नहीं है कि जो सीरियल नंबर 1 पर हो वहीं परिवार का मुखिया प्रधान होगा। किसी भी सीरियल का व्यक्ति परिवार का प्रधान हो सकता है। और इस तरह 17 कॉलम भरने के बाद, ऊपर लोकेशन विवरणी भरने के बाद और स्वघोषणा सुना करके परिवार के प्रधान का सिग्नेचर ले लेना है। और परिवार के प्रधान के हस्ताक्षर ले लेने के बाद आंकड़ा संकलन भाग में परिवार के प्रधान का क्रमांक संख्या को भी अंकित करना है। यानी सबसे ऊपर वाला ही परिवार का अगर मुखिया प्रधान है तो यहाँ नीचे लिखना है कि सीरियल नंबर 1 ही परिवार का मुखिया है, या 3 नंबर का व्यक्ति है तो 3, 4 का है तो 4। यानी किस सीरियल नंबर का व्यक्ति परिवार का प्रधान है और उसी का सिग्नेचर लेना है। और उसके बाद जो है प्रगणक एवं पर्यवेक्षक का भी हस्ताक्षर करना है। यानी इस कॉलम के बारे में बता रहा है कि आपको क्या करना है। कि जैसा कि हमने यहाँ बताया कि 4 भागों में आपको बांटना है इस फॉर्मेट को भरने के कार्य को। पहला भाग है लोकेशन विवरणी, दूसरा है आंकड़ा संकलन, तीसरा है विकल्प एवं कोड और चौथा है स्वघोषणा एवं हस्ताक्षर। तो इसको इसमें फॉर्मेट में ही देख लेते हैं कि यह चारों भाग क्या है। तो यह चारों भाग यह है कि लोकेशन विवरणी का भाग यह हो गया, यह जो आपको हो गया यह हो गया लोकेशन विवरणी का भाग। यह जो हो गया
यह हो गया आपको आंकड़ा संकलन का भाग, यह हो गया लोकेशन वाला, और यह हो गया आंकड़ा संकलन का भाग। और उसके बाद जो है यह जो भाग है यह है विकल्प एवं कोड, यह है विकल्प एवं कोड का भाग हो गया। यानी जो 4 भाग में बांटा गया है वह तीसरा हो गया। और चौथा यहाँ पर है कि परिवार के प्रधान का क्रम संख्या, यानी इसमें जो दिए हुए हैं इसमें किस सीरियल नंबर का आदमी परिवार का प्रधान है उसका यहाँ क्रम लिखना है। और यह स्वघोषणा जो यहाँ दिया गया है इसको पढ़ के सुना के और परिवार के प्रधान का यहाँ सिग्नेचर लेंगे। उसके बाद जो है परगणक का सिग्नेचर यहाँ होगा और पर्यवेक्षक का सिग्नेचर यहाँ होगा। यानी 4 भागों में यदि इसको बांटें तो पहला भाग आपको यह होगा, इस आंकड़ा संकलन के भाग को दूसरा भाग कह रहा है, और इसको तीसरे भाग, और यह सिग्नेचर वाला जो भाग है इसको 4 भाग। यानी 4 भागों में इस काम को हम आसानी से पूर्ण कर सकते हैं ताकि हमको किसी प्रकार की समस्या नहीं हो। तो इसमें ऊपर वाले में लोकेशन विवरणी भरिए, इसमें आंकड़ा भरिए। और एक और प्रश्न आ रहा है कि 15 से अधिक होगा, तो 15 से अधिक होगा तो जिला से एक्स्ट्रा फॉर्मेट जो है अलग मुहैया कराया जा रहा है, उस पर 15 से इसमें जो है सीरियल नंबर 1 से शुरू होकर 15 तक ही है। इससे अधिक अगर परिवार में सदस्य हैं तो अलग आपको एक्स्ट्रा फॉर्मेट चार्ज स्तर पर ब्लॉक द्वारा जिले से मंगाकर दिया जा रहा है। तो आप इसमें लोकेशन विवरणी भरिए, इसमें जो है आंकड़ा का संकलन कीजिए, यहाँ से कोड देखिए, एक शैक्षणिक और जाति का कोड इसमें नहीं है, बाकी सभी कोड है। और यहाँ पर परिवार के प्रधान का सीरियल नंबर, उसका सिग्नेचर, परगणक का और पर्यवेक्षक का सिग्नेचर कराइए। फॉर्मेट का काम इस तरह 4 भाग में आपका हो गया। तो आगे द्वितीय चरण के जातिगत जनगणना के सहतार्थ और वीडियो देखते रहने के लिए, और यदि आप शिक्षा एवं शिक्षक से संबंधित जो भी नया अपडेट आते रहता है, नियम नियमावली या जो है शिक्षा विभाग से संबंधित जो भी आदेश पत्र आते हैं, वो सभी वीडियो देखने के लिए, छात्र अभ्यर्थी से संबंधित वीडियो देखने के लिए चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि शिक्षा एवं शिक्षक जगत से संबंधित सभी प्रकार के वीडियो आप तक पहुँच पाएँ। वीडियो उपयोगी लगा हो तो लाइक करें, अन्य शिक्षकों के जो है सहयोग के लिए शेयर करें, कमेंट करके बताएँ कि और किस विषय पर आपके लिए वीडियो लाया जाए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं कि आप जातिगत जनगणना के दूसरे चरण को भी आसानी से पूर्ण कर लें, सफलतापूर्वक पूर्ण कर लें। पुनः एक बार धन्यवाद।